हेलो। कल का लेक्चर हमने यहाँ पे खत्म किया था। कल हम पीवाईक्यूज कर रहे थे, तो हमने ये लास्ट में नीट 2020 का एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और पीवाईक्यूज देखते हैं। तो अगला जो पीवाईक्यू हम देखने वाले हैं वो एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पहले उस कंसेप्ट को हम समझते हैं। हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो बचपन से जो मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं वो हमारा होता है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल में क्या रहता है? तो प्लेन एंगल इज सिंपली एंगल मेड बिटवीन दो लाइंस, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ऑब्वियसली कोई भी जो दो लाइनें होती हैं वो किसी एक प्लेन के अंदर होती हैं, है ना। अगर मोर देन टू लाइंस है, मोर देन टू वेक्टर्स हैं, तो वो तो हमारे नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जब दो वेक्टर्स हैं या दो लाइंस हैं वो हमेशा एक प्लेन के अंदर होते हैं। तो अगर इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, इफ दिस इज एंगल थीटा, सो दिस इज अ प्लेन एंगल। ओके, और ये जो एंगल है इसका यूनिट क्या रहता है हमारे पास? रेडियन। रेडियन हमारा यूनिट रहता है। एंड इफ आई से कि अगर मेरे पास पूरा इंटायर ये सर्कल कितना एंगल बनाता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? 2 पाई रेडियन। ओके, तो एक अगर मैं एक प्लेन की बात करूंगा तो प्लेन में जो पूरा हमारा कंप्लीट एंगल है दिस इज 360 डिग्री विच इज 2 पाई रेडियंस। ये सारी चीजें प्लेन के अंदर वही होती है। लेकिन जो सॉलिड एंगल है वो हमारा 3 डायमेंशनल एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इफ आई से कि मेरे पास एक कोन है, इफ आई हैव अ कोन, ओके, ये जो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड है, ये जो टोटल एंगल सबटेंडेड है, दिस इज अ सॉलिड एंगल। ठीक है सर, हम लोग क्वेश्चंस तो 9th 10th में मैथ्स में करते थे इसको एक 2 डायमेंशनल एंगल लेके। बेसिकली उसमें क्या करते थे, उसमें हम लोग इस कोन की एक तरीके से तुमने बोर्ड के ऊपर एक प्रोजेक्शन बना दी और तुम लोग इसको थीटा लेके कुछ कुछ सॉल्व कर देते थे चीजों को। लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये कोन है ऊपर से, ठीक है जी, तो कोन हमारे पास ऐसे खुल रहा है। अगर ये दो लाइनें खुलती तो दिस वुड हैव बीन अ प्लेन एंगल। लेकिन यहां पे दो लाइनें नहीं खुल रही, बेसिकली पूरी बॉडी खुल रही है हमारे पास। तो एक 3 डायमेंशनल बॉडी बन चुकी है यहां पे। तो ये जो टोटल एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन दिस बॉडी, ये जो एंगल है दिस इज नोन एज द सॉलिड एंगल। समझ में आ गया जो सॉलिड एंगल है? अच्छा, अब इस सॉलिड एंगल की वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। अगर मेरे पास, यहां पे ध्यान से देखना प्लीज, इसको थोड़ा अच्छे से समझो इसको। सबसे पहले यहां पे ना मैं एंगल बाइसेक्टर एक लाइन बना रहा हूं। अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, दैट इज हाफ ऑफ द एंगल, अगर ये अल्फा है, नाउ दिस इंटायर सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज सॉलिड एंगल subtended by this cone is defined as 2 pi into 1 minus cos alpha। और यूनिट्स क्या है इसका? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये यूनिट है, ठीक है जी, ये यूनिट है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये अल्फा क्या है? हाफ ऑफ द एंगल। तो ये जो कंप्लीट सॉलिड एंगल जो यहां से बन रहा है, सो दिस इज 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, यहां पे हमने जो टोटल एंगल देखा, दिस वाज द सर्कल ने जितना टोटल एंगल बना रखा है। यहां पे जो टोटल एंगल होगा कौन सबटेंड करेगा? एक पूरा स्फीयर एक सबटेंड करेगा। कि अगर मैं यहां पे तुमको बोलता हूं कि इंटायर स्फीयर, ये जो इंटायर स्फीयर यहां पे बन के आएगा, कि अगर मैं इसको पूरे को, पूरी बॉडी को ऐसे खोल के एक स्फीयर के फॉर्म में देखता हूं कि अगर एक स्फीयर है सेंटर के ऊपर, वो टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करता है? दैट इज इक्वल टू 4 पाई। याद रखना है ये 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, इसको कंप्लीट स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं। एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट सेंटर इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन। क्या ये समझ में आ गया कि टोटल स्फीयर ने 4 पाई
एंगल सबटेंड कर रखा होता है सेंटर पे, और ये जो कोन ने कितना सबटेंड कर रखा है यहाँ पे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये पंखा चलाना है नहीं, ओके। लेफ्ट साइड रेज कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब समझते हैं कि हम लोग इस कंसेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे कहां पे काम आएगा, हमें ये फ्लक्स में काम आएगा। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर अस। हमने क्वेश्चन किया था, याद करो, जिस दिन हमने फ्लक्स टॉपिक स्टार्ट किया था, फ्लक्स पहली बार पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन कराया था कि मेरे पास यहां पे प्लस क्यू चार्ज अगर रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, और यहां पे एक मैंने एक सरफेस बना रखा है, सर्कुलर एक सरफेस है, इस सर्कुलर सरफेस के थ्रू मेरा जो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इफ यू रिमेंबर हमने एक क्वेश्चन किया था, ये याद है। और ये फ्लक्स जो पास हुआ था, हमने सॉल्व कैसे किया था, हमने इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया था। कैसे इंटीग्रेट किया था, इसको रिंग्स में बांट बांट के, रिंग्स में बहुत सारी रिंग्स बनाई थी, तो किसी एक रिंग के थ्रू फ्लक्स निकाला, और वो जो फ्लक्स निकल के आ गया, फिर उसको मैंने बेसिकली इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स हमारा थ्रू द इंटायर सरफेस निकल के आ गया। अगर एक्सप्रेशन याद है तो वो एक्सप्रेशन हमारा ये बन के आया था, दैट फ्लक्स थ्रू दिस phi was equal to q upon 2 epsilon naught 1 माइनस कॉस अल्फा। पीछे पेजेस पलट के देखने हैं तो देख सकते हो, ये हमारा निकल के आया था, वेयर दिस वाज सिंपली इक्वल टू अल्फा। याद है, ऐसा कुछ निकाला हुआ हमने, इंटीग्रेट किया था, काफी मेहनत लगी थी, लेकिन अब मैं तुमको इसको सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से इसको करना सिखाऊंगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, इसको आराम से समझते हैं। अब अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मैं यहां पे ना एक स्फीयर को कंप्लीट कर देता हूं, एक स्फीयर को कंप्लीट कर दिया मैंने, इस इंटायर स्फीयर वेयर क्यू इज द सेंटर, इस इंटायर स्फीयर के थ्रू टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ने बोला है कि जब इनसाइड द चार्ज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल ये पॉइंट ने कितना एंगल सबटेंड कर रखा है पूरे स्फीयर में, 4 पाई। तो मतलब 4 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग, 4 पाई एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कितना फ्लक्स बन रहा है, क्यू अपॉन, और ये सारी फील्ड लाइंस इस 4 पाई में यूनिफॉर्मली फैल रही हैं, 4 पाई में यूनिफॉर्मली फैल रही हैं, है ना। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो इन ऑल इंटायर स्फीयर में यूनिफॉर्मली बाहर की डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही हैं। लेकिन मुझे कितनी फील्ड लाइन में इंटरेस्टेड है, जो कि हमारी इस रीजन में जो फील्ड लाइंस जा रही हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटायर 4 पाई, प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कोई सर्कल नहीं है, ये 3 डायमेंशन में कहानी चल रही है। तो पूरे इस स्फीयर में से मैं सिर्फ जितना इस कोन ने जो एंगल बना रखा है, कोन ने जो सॉलिड एंगल बना रखा है, वो कोन के अंदर जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, मुझे सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है। और इन अदर वर्ड्स, मुझे सिर्फ उतने फ्लक्स में इंटरेस्ट है जो कि हमारा किस में से पास कर रहा है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा के थ्रू पास कर रहा है। यूनिटरी मेथड लगा दिया, 4 पाई के थ्रू इतना जा रहा है, इसके थ्रू कितना जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 1 माइनस, सेम आ गया, दैट्स इट। सो बहुत बढ़िया सा अपना काम बच गया, हमको कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सॉलिड एंगल से हमने इस चीज को सॉल्व कर दिया। चाहे तुम वहीं पे, जहां पे अगर थोड़ी बहुत जगह बची है वहां पे पेज पे, बस एक छोटा सा बॉक्स बना के वहां पे मेथड 2 करके भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू, या इसको अलग से कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल टॉपिक में डाल लो इसको। तो ये ना बड़े काम की चीज है, ये बहुत जगह पे काम आएगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी क्वेश्चन होते थे, सन के रिलेटेड क्वेश्चन होते थे कि सन से इतनी पावर आ रही है, याद आ रहा है, सन पे
कि अर्थ के पास इतनी एनर्जी आ रही है, तो उसमें हम क्या बोलते थे, मैं बोलता था इसका क्या ले लो, प्रोजेक्टेड एरिया ले लो। उसमें भी सेम ही चीज है एक तरह से देखा जाए तो, तुम सॉलिड एंगल सोच सकते हो कि सॉलिड एंगल के फॉर्म में, बस उसमें ये होता है कि सन बहुत दूर होता है ना, तो हम लोग ऑलमोस्ट पैरेलल लाइनें मान लेते थे, इसलिए थोड़ा आसान बन जाता था। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट एकदम सॉलिड एंगल क्लियर हो गया। और यहां पे ना तुम इसको याद ही ऐसे कर लो, इसको तुम इस तरह से यहाँ पे याद कर लो, ये जो हम यहाँ पे देखो, इधर देखो प्लीज, हम यहाँ पे जो ये पढ़ रहे हैं, तुम इसको यहाँ पे ऐसा याद रख लो कि इस सॉलिड, इस कोन के थ्रू इतना एंगल बना, और टोटल एंगल कितना होता है 4 पाई। तुम इसके फ्रैक्शन याद कर लो कि कितना फ्रैक्शन तुम्हारा ये कोन का जो एंगल है, कोन का सॉलिड एंगल है विद रिस्पेक्ट टू 4 पाई। जल्दी से 2 पाई दिस डिवाइडेड बाय करो, कितना बन जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई, कितना बन गया 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2। समझ में आ गया? तो सिंपल ऐसा बोल लो कि कितना फ्रैक्शन फ्लक्स इसमें से पास करेगा, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, और टोटल फ्लक्स था कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। तो ऐसे ही बोल लो कि फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंगल जितना है, उतना ही फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स इस कोन में से पास करेगा। लेट्स मूव ऑन। हो गया नोट सबका? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, एडवांस 2017। जैसे हो ही गया है क्वेश्चन, नहीं कुछ बचा नहीं है अब इस क्वेश्चन में, फिर भी कर लो। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, कैपिटल डाल लो, कैपिटल क्यू एस वट एवर यू वांट टू, प्लस क्यू इज प्लेस्ड just outside an imaginary cylindrical surface, is placed outside an imaginary cylindrical surface. ठीक है, तो क्वेश्चन में ना ऐसा दे रखा है कि हमारे पास यहां पे एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, नीचे से खुला है मान लो, ठीक है, इवन इफ इट इज क्लोज्ड, क्वेश्चन इस बारे में नहीं है, बट लेट्स सी, हम लोग खुद क्लोज कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी। इन्होंने बोला ना जस्ट आउटसाइड पड़ा हुआ है यहाँ, सिलिंड्रिकल सा। हाँ जी, मैंने सिलिंड्रिकल बोला है, सॉरी हेमिस्फेरिकल, सॉरी सॉरी हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R as shown in the figure। ठीक है, तो ये मल्टी करेक्ट होगा, ऑप्शन फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, चलो आते हैं इस पे। अब इन्होंने बोल दिया कि जस्ट आउटसाइड है, ओके। अब मान लो क्लोज कर लो, जो वट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर, मान लेते हैं नीचे से क्लोज है, और नहीं होगा तो हम अपनी मर्जी से क्लोज कर देंगे। तुमको पता है क्यों हम लोग करते थे, याद है?
अब ये ना जस्ट आउटसाइड से मतलब क्या है और जस्ट इनसाइड से मतलब क्या रहता है। जस्ट आउटसाइड अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है जस्ट इज वेरी क्लोज टू सरफेस ओनली। कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, क्या जवाब दोगे? आर। दिस डिस्टेंस इज आर। ये मत बोल देना कि सर आर से तो ज्यादा हो जाएगा, बाहर है, क्योंकि वो जस्ट आउटसाइड है तो अप्रोक्सीमेटली तुम उसको आर मान सकते हो। और अगर मैंने बोल दिया जस्ट इनसाइड है तब भी कितना लोगे? डिस्टेंस को आर ही लोगे, उसमें कोई कोई फर्क नहीं है। लेकिन फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये बाहर होगा तो इस पूरे क्लोज्ड हेमिस्फेयर में से फ्लक्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि बाहर चला गया। लेकिन अगर जस्ट अंदर है तो फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फ्लक्स इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, बाहर है या अंदर है। यहाँ पे तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है। तो द क्वेश्चन व्हाट वी आर आस्क्ड इज वी नीड टू फाइंड, मैं ऑप्शन बोल देता हूं, ऑप्शन में तुमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ए ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग through the curved surface of the hemisphere is minus q upon 2 epsilon naught ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। हाँ, ये हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, total flux through the curved and the flat surface is q upon epsilon naught। सी ऑप्शन, the electric field on the flat surface is constant over the surface, या इज कांस्टेंट, बस खत्म कर दो। डी ऑप्शन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस is equipotential। The circumference of the flat surface is equipotential। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मुझे तो बी ऑप्शन बताओ, ट्रू है कि रॉन्ग है? बी ऑप्शन ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। इन्होंने बोला है कि फाई कर्व्ड प्लस फाई जो हमारा फ्लैट है इज इक्वल टू कितना बोल दिया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। नहीं, क्यू नहीं है, कितना है? जीरो। हमने क्लोज कर रखा है सरफेस को, बाहर पड़ा हुआ है, तो फ्लक्स टोटल जीरो है। अच्छा, हमको निकाल, ए पार्ट में इन्होंने बोला फाई कर्व्ड कितना है, हमने बोला फाई कर्व्ड तो नहीं निकालना आता, हमको फाई फ्लैट निकालना आता है, वो ऑटोमेटिकली कर्व निकल के आएगा। नाउ फाई कर्व्ड प्लस फाई फ्लैट। अब जल्दी से देख लो इसको, मुझे फ्लैट सरफेस के थ्रू निकालना है, तो क्या यूज है करेंगे? सॉलिड एंगल। अब ये भी सीखा हमने। अब हमको ये हाफ एंगल चाहिए होता है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये 45 समझ में आ रहा है सबको? क्यों होगा? राइट, बिकॉज ये भी आर है, ये भी आर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। बस 5 फ्लैट कितना हो जाएगा? सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा कितना था यहाँ पे? कॉस 45, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। बस इसको उधर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक तो ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आएगा सबको? और एक सी ऑप्शन पे आ जाओ। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फील्ड ऑन द फ्लैट सरफेस इज इक्वल। क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहां से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है। yes. तो फील्ड का इक्वल होगी? नहीं, इक्वल हो ही नहीं सकती, फील्ड तो अलग अलग होगी। डन है। एंड डी ऑप्शन क्या है?
कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर, प्लीज देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस के ऊपर पोटेंशियल हमारा सेम है, हर पॉइंट पे बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट, कि ये मेरे पास सर्कमफ्रेंस है, ऊपर यहां पॉइंट रखा हुआ है, इक्वल डिस्टेंस हो गया हर पॉइंट पे। हाँ, अगर उन्होंने फ्लैट सरफेस के हर पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट पे बोला होता फिर अनइक्वल था, क्योंकि डिस्टेंस अनइक्वल होता, लेकिन सिर्फ सर्कमफ्रेंस की बात करी गई है, तो इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? अब ये सॉलिड एंगल एकदम समझ में आ गया, ठीक है। तो अब और क्वेश्चन करते हैं, एडवांस 2015। मेरे पास ना दो लाइन चार्जेस हैं और ये फाइनाइट हैं, ठीक है, कुछ एल लेंथ के हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस लैम्डा चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस लैम्डा चार्ज, सही है। लाइन चार्जेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और यहां पे बीच में बिल्कुल सेंटर के, और इन दोनों के भी सेंटर पे, सेंटर टू सेंटर बिल्कुल, यहां पे एक मैंने प्लस क्यू को प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड ये हो गया सिस्टम ए, और ऐसा ही एक दूसरा सिस्टम है, सिस्टम बी, ओके। बस फर्क इतना सा है, ये माइनस है, डन है। तो बस क्वेश्चन अब देखना, बड़ा सिंपल है, एडवांस लाइक क्वेश्चन भी नहीं है। तो हमने चार्जेस को थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर लेके आए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस राइट लेके आए, इसको भी थोड़ा सा राइट लेके आए। तो चार ऑप्शन सुन लो अब जल्दी से, ठीक है। बोथ पार्टिकल्स विल, पहला है कि बोथ विल परफॉर्म एसएचएम, नन ऑफ देम विल परफॉर्म एसएचएम, दिस विल परफॉर्म एसएचएम, दिस विल नॉट, दिस विल नॉट, दिस विल परफॉर्म एसएचएम। चार ऑप्शन है, कौन सा परफॉर्म करेगा? फर्स्ट विल परफॉर्म एसएचएम, सेकंड विल नॉट परफॉर्म एसएचएम। क्या ये समझ में आता है? बहुत सिंपल है। तो ऐसे बच्चों जैसा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं था, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, यहां ले आया चार्ज को, थोड़ा सा राइट ले आया, तो अब इससे नजदीक हो गया, तो बेसिकली करेंगे तो दोनों रिपेल, ये वाला इसको रिपेल इधर करेगा, ये वाला इसको रिपेल इधर करेगा, लेकिन इसके कारण जो रिपल्शन होगी, ये जो F1 है वो ज्यादा होगी, क्योंकि पास में पहुंच गए हैं उसके, तो F1 विल बी मोर देन F2, जिसके चलते वो वापस आएगा, है ना, मतलब फोर्स होगी वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। सो क्लियरली वी विल से कि ये यहां पे SHM होगा। एंड यहां क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगेन वेरी वेरी सिंपल, अब मैं इसको उठा के यहां ले आया, इन दोनों ने अट्रैक्ट करना है, पर ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कम अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये और इधर जाता रहेगा और जाके इसको स्ट्रेट ही कर जाएगा इस लाइन चार्ज को। सो दिस इज नॉट गोइंग टू कम बैक। तो इट इज सेम एज सेइंग कि दोनों में से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, कौन सा स्टेबल है? फर्स्ट वन। स्टेबल इक्विलिब्रियम ही है हमारा इसका क्वेश्चन का मतलब, कि वापस आना स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सेम इज कि वापस आना मतलब एसएचएम परफॉर्म करना। ओके नोट, अगला क्वेश्चन देखें, एडवांस 2013। मॉड्यूल डिस्कशन मंडे को होगी, वो तो मैंने इसलिए बोला था ताकि तुम करके आ जाओ, वरना मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। तो बढ़िया होगा करके आ गए तुम लोग, तो मंडे तक सारा खत्म कर देना,
सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड ऑब्जेक्टिव सारा कुछ खत्म हो जाना चाहिए, डन है। चलो, तो एडवांस 2013, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स, आज थोड़ा बिट्रेड सा फील कर रहा है। टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स of radii r and 2r, of radii r and 2r, having uniform volume charge densities, having uniform volume charge densities rho 1 and rho 2 respectively, rho 1 and rho 2 respectively, touch each other, touch each other, प्लीज ये नॉन कंडक्टिंग है तो कहीं चार्ज को इधर उधर मत फ्लो करवा देना, जैसा गिवन है वैसा ही है चार्ज, ठीक है जी। each other, full stop. The net electric field, the net electric field at a distance 2r, at a distance 2r from the center of smaller sphere, from the center of smaller sphere along the line joining the centers, along the line joining the centers of the spheres is 0, of the spheres is 0. Find rho 1 upon rho 2, find rho 1 upon rho 2. तुमको ये फाइंड करना है कि रो 1 अपॉन रो 2 कितना है, और ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ लो, इन्होंने कहा कि जो स्मॉलर स्फीयर है ना उसके सेंटर से 2r की दूरी के ऊपर, और वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के ऊपर हैं, ठीक है जी। मैं यहां पे बना देता हूं, तो ये हमें एक लाइन जॉइनिंग सेंटर्स हैं, तो इस लाइन के ऊपर ही दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एक वो जो पॉइंट है वो दोनों के वो यहां से 2r की दूरी के ऊपर एग्जिस्ट करता है और इस लाइन के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, वहां पे फील्ड 0 करनी है। अब यहां पे ना तुम्हारे पास दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे यहां पे, या तो तुम 2r इधर ले लो या फिर 2r तुम उधर ले लो। जब तुम 2r इधर लोगे, ये r यहां पे हो गया और यहां से भी एक r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर मान लो एक a पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहां पे भी फील्ड 0 हो सकती है और फील्ड तुम्हारी इधर से 2r पे भी, r प्लस r यहां तक, इसके सेंटर से r तक भी फील्ड 0 हो सकती है। ये b पॉइंट इसको नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। बट क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि रो 1 एंड रो 2 दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वी डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे दिया हो कि रो 1 एंड रो 2 आर बोथ पॉजिटिव, फिर क्लियरली ये आंसर ए के ऊपर कभी भी फील्ड 0 नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ए पे फील्ड तभी 0 होएगी जब इन दोनों में से एक तो इसको पुश करे, एक उसको अट्रैक्ट करे। अगर दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए तो वो चीज तो अचीवेबल नहीं है हमारे लिए। तो बेसिकली अगर ए पॉइंट पे तुमको फील्ड 0 करनी है तो रो 1 एंड रो 2 में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब एक आंसर तो तुम्हारा नेगेटिव आएगा ही आएगा। और अगर तुमको बी पॉइंट के ऊपर फील्ड 0 करनी है तो डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव होने पड़ेंगे या दोनों नेगेटिव, क्योंकि मान लो दोनों पॉजिटिव है तो ये भी इसको पुश करेगा, ये वाला भी इसको पुश करेगा, बिकॉज हमको पता है स्फीयर के अंदर जो फील्ड होती है वो अवे की तरफ जाती है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और उसका मैग्नीट्यूड भी याद करो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से लगाना, अंदर है तो रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर है तो वो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। हमने अच्छे से पढ़ी हुई है वो वाली चीज। क्विकली सॉल्व आंसर, दो आंसर्स आएंगे इसके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जल्दी से देख लो क्या क्या आ रहे हैं। पहले ए के ऊपर सॉल्व कर दो, ए के ऊपर बस ना मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, रो 1 अपॉन रो 2 निकाल लो, बस माइनस साइन अपनी तरफ से ऐड कर दो। यहाँ पे
ठीक है, इनके सेंटर्स अगर बनाने बना दो। लेट्स से इसका सेंटर O1 है यहाँ पे और इसका सेंटर यहाँ पे है O2। हो गया? कोई एक निकला? ए के ऊपर आ गया, -32.25 आ गया। अब मतलब आंसर तो तुमको दूसरा पता ही है ऑब्वियसली, मैंने बोला 2 आंसर्स हैं इसके, तो दूसरा एक पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, +4 होगा। निकाल भी लो फिर। करें जल्दी से खत्म। इधर देखते जाओ, मुझे चाहिए ए पॉइंट के ऊपर। ए के ऊपर इन दोनों में से एक दूर भेजेगा, एक अपने पास, मतलब फील्ड एक की राइट होगी एक की लेफ्ट होगी। तो इसकी फील्ड कितनी आएगी आउटसाइड द स्फीयर? द फील्ड जब हम निकालते हैं इट इज ड्यू टू जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर इसका टोटल चार्ज Q1 है, इसका टोटल चार्ज Q2 है, Q1 की वैल्यू कितनी होगी? ρ1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। और यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी होगी? ρ2 इंटू 4/3 पाई 2r का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? तो मुझे अगर यहाँ पे फील्ड चाहिए इसके कारण, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 2r, और ये टोटल यहां से डिस्टेंस कितना बनेगा? 5r। सही है? तो सिंपली आई वुड से k Q1 अपॉन 2r का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू k Q2 अपॉन 5r का स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, Q1 और Q2, तो तुम्हारे पास ρ1 अपॉन ρ2 आ जाएगा, एंड वो सॉल्व करके ना तुम्हारा मैग्नीट्यूड आएगा 32 अपॉन 25। पर तुमको पता है कि क्या होना चाहिए? माइनस, तो अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगा देना है। सॉल्व हो गया सबका? क्लियर है एकदम? जब मैं बी पॉइंट की बात करूंगा, अब बी पॉइंट पे अगेन हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर लेते हैं, पर इस बार मुझे पता है कि दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। बी पॉइंट के ऊपर मान लो इसके कारण फील्ड अगर राइट है तो इसके कारण फील्ड लेफ्ट आनी चाहिए। तो यहां से कितनी दूरी है? ये तो 2r है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कितना है? r। ओके, तो यहां से इस स्फीयर के बी पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज k Q1 अपॉन 2r का स्क्वायर। लेकिन ध्यान यहां पे गलती ये मत कर देना कि इसके अंदर है बी पॉइंट, तो ρr दैट इज ρ2, डिस्टेंस ये है r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेट कर, ठीक है। और यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट कर दो उठा के, तो यहाँ पे ρ1 अपॉन ρ2
4 निकल के आएगा, और तुम्हें पता है पॉजिटिव ही होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, तो ये भी आंसर, बी आंसर, तो बी डी इज द आंसर। कुछ पूछना है किसी को यहाँ पे कुछ? परफेक्ट। अगला क्वेश्चन। सो एक एक्सपेरिमेंट होता है जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, तुमने डेफिनेटली एटॉमिक स्ट्रक्चर में सुना होगा, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सुना हुआ है। किस काम आता है? चार्ज निकालने का काम आता है। दिस इज द पर्पस ऑफ दैट। उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि किसी पार्टिकल को हवा में हम फ्लोट करवा देते हैं, ठीक है जी। मान लो ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसका मास m है, तो इसके ऊपर इसका एफबीडी देखो क्या बनेगा, नीचे mg लग रही होगी, और मैं क्या करूंगा, फील्ड इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स बना दूंगा QE, और एक QE अगर मैं ऊपर चाहता हूं तो मुझे फील्ड किधर लगानी पड़ेगी, नीचे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है। तो बस अब यहां पे अगर ये QE और mg एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हैं, तो मेरे पास यहां पे जो भी क्वांटिटी पूछी है तो मुझे यहां पे Q निकल के आ जाएगा मेरे पास। अब जो अगला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है जेई मेन 2021 का, और ये इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा। तो चार्ज निकल जाएगा, चार्ज को हम क्या रख देंगे, n इंटू ई के बराबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे हम बोलते हैं, Q इज इक्वल टू n। तो अब क्वेश्चन पूरा सुन लो। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm, an oil drop of radius 2 mm with a density 3 gram per centimeter cube is held stationary under a constant electric field 3.55 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। तो जैसे फील्ड का यूनिट हमारा न्यूटन पर कूलम होता है, वैसे वोल्ट पर मीटर ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है फील्ड का। इन द मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, what is the number of excess electrons that the oil drop will possess? ठीक है, तो मास निकाल लोगे, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो कैलकुलेशन चाहे मत करो अभी, तुम बस कंसेप्ट, बस एक्सप्रेशन बना के छोड़ दो, पूरा हर चीज वैल्यू डाल के छोड़ दो। तो आंसर इतना घर पे चेक कर लेना, एन तुम्हारा निकल के आएगा 1.73 इंटू 10 टू द पावर 10। इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। स्मॉल ई की वैल्यू सबको पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डन है। चला आ रहा है क्या? तो कोई नहीं, चेक कर लेना घर पे, हो सकता है मैंने गलत वैल्यू दे दी हो। पावर इतनी आ रही है पर वो देख लेना फिर, तुमने कुछ किया होगा गलत, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने तो उठा के लानी होती है वैल्यूज, मैंने कौन सा खुद सॉल्व करना, तो मैं ही सही होऊंगा इसमें। 8 आ रहा है, फिर तुम लोग सही हो सकते हो यार, मुझे नहीं पता, मैंने तो देख लेना, चलो कोई बात नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नीट का क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है नीट का, नीट 2012।
वैसे 2012 तक नीट नहीं होता था, एआईपीएमटी होता था इसका नाम, है ना। एआईपीएमटी 2012 तक ही था, 2012 में। ये जिस साल मैंने दिया था वो आखिरी था एआईपीएमटी, अगले साल से नीट बना। ठीक है, 2012 का है। तो क्वेश्चन ये ना उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हमने वर्क एनर्जी में एक कंसेप्ट पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। हमने बात करी थी कि अगर मुझे u एज अ फंक्शन ऑफ r दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर वो कंसेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा। जल्दी लिखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल in a force field is u is equal to a upon r square, कैपिटल ए दे रखा था, a upon r square minus b upon r, a upon r square minus b upon r, where a and b are positive constants, where a and b are positive constants and r is the distance of particles, and r is the distance of particle from center of field. For stable equilibrium, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज, मतलब आर की वैल्यू कितनी है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो ऑप्शंस, देखो डी ऑप्शन मतलब है तो ये ऑप्शंस है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक को नन ऑफ दीज कर दूं, डी ऑप्शन को इसको हटा के, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक लाइफ इजियर फॉर यू ओवर हियर। मेरा मन है कि मैं इसको नन ऑफ दीज कर दूं। ठीक है, देखते हैं, चलो डिस्कस करते हैं क्यों। कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था कि अगर मेरे पास u एज अ फंक्शन ऑफ r दे रखा होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहां कहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फोर्स वहां क्या होनी चाहिए? जीरो। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस du अपॉन डी आर। क्या ये फॉर्मूला याद है? ये हमने बात करी हुई है कि इक्विलिब्रियम के लिए माइनस du बाई डी आर को जीरो करना होता है। और जब इसको जीरो करोगे ना, तो तुम्हारे पास r की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन चार जितनी भी आ सकती है आर की वैल्यूज। अब आर की मान लेते हैं तीन वैल्यूज आ गई। अब वो तीनों वैल्यूज पे इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कहीं कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कहीं कहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और एक तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा था तीसरा टाइप का? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहीं कहीं न्यूट्रल भी हो सकता है। सही है। अब क्या कंडीशन होती है? आर की वैल्यूज मेरे पास आ गई यहां से निकाल के। अब मैं फिर चेक करता हूं डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, कि मैं जो u है उसकी डबल। देखो एक बार तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ ठीक है, माइनस साइन लगा दिया, मैं फिर से एक माइनस लगा के उसको फिर से पॉजिटिव कर दूंगा। एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करो। और यू कैन ऑल्सो से कि बेसिकली माइनस डी एफ बाई डी आर। क्या समझ में आ रहा है? माइनस डी एफ की इसको माइनस लगा के डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस डी एफ बाई डी आर भी बोल सकते हो। चलो इसको हटा देते हैं, लेट्स जस्ट कीप इट डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर। बस ये काम सिर्फ चेक करने के लिए कर रहे हैं कहां कहां स्टेबल है। अगर मेरे पास r की जो एक किसी वैल्यू के लिए ये अगर ग्रेटर देन जीरो हो गई, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। अगर ये लेस देन जीरो होगा तो कैसा होगा? अनस्टेबल। और अगर ये जीरो होगा तो कैसा होगा? न्यूट्रल। इनके मतलब क्या होते हैं तीनों के? कि अगर मेरे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में है और मैंने थोड़ा सा उसमें छेड़खानी करी और वो बॉडी वापस आ जाए, तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास एक कटोरे के अंदर मैंने यहां पे एक बॉल रख दी, मैं बॉल को थोड़ा सा इधर मूव करूंगा ना, वापस आ जाएगी। अनस्टेबल का एग्जांपल अगेन, मान लो मेरे पास एक ऐसी एक शेप है, कंटेनर है, मैंने कंटेनर के टॉप के ऊपर रखा हुआ पार्टिकल है, तो ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में ना, क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। लेकिन इसको थोड़ा सा भी मैंने मूव किया, पूरा नीचे गिर जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, मैंने मतलब सरफेस, फ्लैट सरफेस है, मैंने एक पार्टिकल को रखा, उठाया, यहां पे था, मैंने उठा के इसको थोड़ा सा इधर कर दिया,
क्या होगा, वहीं पड़ा रहेगा, जहां उठा के रख दोगे वहां पड़ा रहेगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को जहां मर्जी रख दो वो स्टेबल होता है बेसिकली, ना वो अनस्टेबल है ना वो स्टेबल है, ना उसको वापस आने की जरूरत है ना उसको खराब होने की जरूरत है, जहां रख दोगे खुश है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट। भाई एकदम शांति शांति शांति। तो U इज इक्वल टू दिस मच। नाउ तो सबसे पहले यहां पे फोर्स निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू माइनस DU अपॉन DR, और इसको कर दो 0। ठीक है, माइनस लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं मत लगाओ, क्योंकि DU बाई DR तो 0 ही है इनवेस। तो इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस लगा देते हैं। फिर भी A बाई आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस 2A अपॉन आर क्यूब, और इसकी माइनस B बाई आर की क्या बन जाएगी, प्लस B अपॉन आर स्क्वायर। ये होना चाहिए 0, इसको 0 कर दोगे तो तुम्हारे पास R की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2A बाई B। अब पॉइंट ये है, तुम्हारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, एक वैल्यू निकल के आ गई है। अब अगर क्वेश्चन में बोला है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड करके दो, तो ये स्टेबल ही होगी। हाँ, अगर नन ऑफ दीज आ जाता फिर हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकती थी, बिकॉज मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये अनस्टेबल निकल के आई है कि स्टेबल। पर अगर एक वैल्यू निकली है और वो चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है और बाकी 3 नहीं निकली है हमारी वैल्यू, तो मतलब वो बाकी 3 इक्विलिब्रियम नहीं होंगे, यही एक आंसर होगा और ये स्टेबल ही होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन में है नहीं है। तो इसीलिए तुम सेफली इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर सकते हो। बट अगर नन ऑफ दिस हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर निकालो, उसके अंदर आर की ये वैल्यू पुट करो, चेक करो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वो पॉजिटिव निकल के आएगी श्योर शॉट, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट्स आएंगे। देखना तुम ए और बी एक ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा जो पॉजिटिव होगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बी आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तुम ऐसा को लग रहा है क्लास खत्म हो गई, बोला था क्या? चल ठीक है, तो इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो मंडे को, मंडे है ना अगला दिन, हाँ मंडे, आज सैटरडे, तो मॉड्यूल डिस्कस करेंगे एंड 2-3 क्वेश्चंस में PYQs कराऊंगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से मंडे सारा दिन PYQs होगा, मॉड्यूल होगा उस दिन डिस्कस, बस 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। प्लीज यार काम कर लेना अपना।